नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका साहित्य के विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आपके बीच में से कई विद्यार्थियों का यह डिमांड था कि सर यूथ की पूरी सीरीज कंप्लीट करवाइए, क्योंकि आप देखिए तो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा नजदीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होने वाली है। तो मैंने इस बात पे विचार किया और मैं भी एक निष्कर्ष पे निकला कि इस यूथ की पूरी बुक मैं कंप्लीट कराऊंगा। जो आदिकाल से जितने प्रश्न बने हैं, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल और जितनी विधाएं, लघु विधा, उपन्यास, ठीक है। इसके साथ साथ संस्कृत साहित्य, संस्कृत व्याकरण, हिंदी व्याकरण के जितने प्रश्न हैं, काव्य शास्त्र के जितने प्रश्न हैं और भाषा विज्ञान के जितने प्रश्न बने हैं, मैं इन सारे प्रश्नों को हल कराऊंगा और इसे 2 महीने में हल कराऊंगा। मतलब आपके परीक्षा के एकदम नजदीक नजदीक जाते जाते मैं इस पूरी सीरीज को समाप्त करूंगा। और अब तक आपने बहुत से यूट्यूब पे चैनल पे प्रश्नों को देखा होगा, उससे एक अलग तरह की व्याख्या आपको देखने को मिलेगी कि परीक्षा में कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, कौन से क्या पूछे गए, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं काम करूंगा और आपके साथ बहुत ज्यादा परिश्रम से मैं काम करने वाला हूँ। मित्रों, हम लोग अपनी शुरुआत पंक्ति से करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, हमारी पंक्ति है मैथिली शरणगुप्त की, जो नेट 2015 की परीक्षा में पूछी गई कि वैश्यों सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का। वैश्यों सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी हर रहे पार है क्या कलेश का। फिर से सुनिए, मैथिली शरणगुप्त की पंक्ति है, 2015 नेट की परीक्षा में पूछी गई कि वैश्यों सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी हर रहे हैं पार है क्या क्लेश का। देखिए, आइए अब हम अपने प्रश्न को पढ़ते हैं। यूथ में जो कहानी के प्रश्न दिए हैं, उसका पहला प्रश्न यह है कि जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी। ठीक है, हमारे सामने पहला प्रश्न क्या है कि जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी। क्या ग्राम कहानी थी, क्या मधुआ कहानी थी, या शालवती कहानी थी, या गुंडा कहानी थी। ठीक, देखिए, हमें ये पता है कि जो जयशंकर प्रसाद की, देखिए, या तो पहली कहानी पूछेगा या तो पहला कहानी संग्रह पूछेगा। प्रश्न को एकदम ध्यान देना है। कभी फंसा सकता है कि पहला कहानी संग्रह पूछे और ग्राम दे दे। पहले विकल्प में हम लोग सही मार के लगे नहीं, हम लोग तो जीत गए, युद्ध में जीत गए और हमें वो परास्त कर दिए हैं। ठीक, तो इन सब बातों पे ध्यान दें। अब देखिए, पहली कहानी इनकी क्या है, ग्राम है। ठीक है, हमें सही उत्तर मिल गया क्या कि जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी ग्राम है। ठीक, अब देखिए, एक नई बात ये जानी कि ग्राम जो है 1911 ईस्वी में है। ठीक है, छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं ये। ठीक, कि क्या ग्राम नामक कहानी कब प्रकाशित हुई, तो 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुई। मित्रों, एक प्रश्न और बनता है कि ग्राम नामक इनकी कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, तो इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई। ठीक, यदि हम बात करें कि अब जो है इनकी कहानी संग्रह कौन कौन से हैं। ठीक, आज आपको कहानी संग्रह में ऐसा याद कराऊंगा, दावा कर रहा हूं, अगर आप थोड़े भी गंभीर विद्यार्थी होंगे तो कभी भी जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह को नहीं भूलेंगे। ठीक, अब देखिए, कह रहे हैं कि ग्राम कहानी यथार्थवादी कहानी है, इसे हिंदी की पहली आधुनिक कहानी भी माना जाता है। ठीक, अब देखिए, देखिए आपको छाया याद करना पड़ेगा। क्या छाया कब है, 1912 है। ठीक, मैं आपको क्रम से कहानी संग्रह याद करा देता हूँ। देखिए, छाया, ठीक है। अच्छा, छाया को आपने सुना होगा कि प्रतिबिंब छाया मतलब मिलते जुलते हैं। ठीक, तो आप गंभीर विद्यार्थी हैं तो आप प्रतिबिंब ना याद करके याद करिए कि प्रतिध्वनि। क्या, प्रतिध्वनि। ठीक, मतलब छाया के बाद आपको प्रतिबिंब ना याद करके क्या याद करना है, प्रतिध्वनि। तो प्रतिध्वनि किसका कहानी संग्रह है, प्रसाद जी का है। फिर सुनिए, अभी बात समाप्त नहीं हुई। अब प्रतिध्वनि कहाँ से आएगी, आकाश से आएगी। कहाँ से आएगी, आकाश से आएगी। तो आकाशदीप इनका तीसरा कहानी संग्रह हुआ। ठीक, अब देखिए, आकाशदीप भी समाप्त हो गया। अब देखिए, अगली बात कहाँ है। अच्छा, आकाश से ही तो आंधी आती है, आप ध्यान दीजिए। आंधी कहाँ से, आकाश से। देखिए, चीजों को जोड़िए, बहुत तार्किक मत बनिए। ठीक है, ये भौतिक विज्ञान का विषय नहीं है, ये रसायन विज्ञान का विषय नहीं है। हमें क्या है, हमें अपनी कहानी खुद बना के इस परीक्षा में जीतना है। ठीक है, अब देखिए, तो अब देखिए, आकाश से हुई आंधी।
मतलब अब आंधी, अच्छा आंधी के बाद ही होती है ना बारिश ओरिश, ठीक है। तो समझिए इंद्र जाल बना रहे हैं, ठीक है, इंद्र जाल बना रहे हैं, इंद्र क्या कर रहे हैं, जाल बना रहे हैं, ठीक। अच्छा ऐसा थोड़ी ना पहले बारिश हो गई फिर आंधी आई, नहीं, पहले आंधी आती है फिर इंद्र जाल बनाते हैं, ठीक, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। पुनः रिवीजन करेंगे, पुनः रिवीजन करेंगे, बस आप मेरे साथ ईमानदारी से लगे रहिए, मैं आपको याद कराता हूँ, ठीक है। देखिए पहले क्या है, पहले हमें तो छाया याद करना है, ठीक, छाया याद करना है। हमें नौकरी चाहिए तो हम प्रतिबिंब नहीं कहेंगे, हम कहेंगे प्रतिध्वनि। हम क्या कहेंगे, प्रतिध्वनि, ठीक। अब देखिए प्रतिध्वनि कहाँ से आएगी, आकाश से आएगी, ठीक है, आकाश से आएगी, मतलब आकाशदीप हो गया, ठीक। अब देखिए आकाश से ही तो आंधी आएगी, आकाश से ही तो आंधी आएगी, ठीक। देखिए आंधी, ठीक है। अच्छा आंधी आ गई उसके बाद क्या है, इंद्रजी जाल बना रहे हैं, इंद्रजाल, ठीक, इंद्रजाल, ठीक। इसको आप फिर से रिवीजन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी। थोड़ा सा गंभीरता दिखाना होगा आपको। अब देखिए, देखिए इसका प्रकाशन वर्ष पहले का और अंतिम का प्रकाशन वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए आकाशदीप आपके नेट में परीक्षा में भी लगा हुआ है, ठीक। छाया क्या है, 1912 में है, ठीक है। लेकिन इनकी पहली कहानी कब है, 1911 में। ग्राम नामक कहानी कब है, 1911 में है, ठीक। आंधी, इंद्रजाल 1936 में है। देखिए इंद्रजाल कब है, 1936 में है, इंद्रजाल 1936 में है, ठीक। अब देखिए अगर हम आइए अब हम कुछ एक्स्ट्रा बात कर लेते हैं जयशंकर प्रसाद जी पे, ठीक। अगर आपसे इनका कोई जन्म पूछे तो आपको पता होगा इनका जन्म कब हुआ, 1889 ईस्वी में हुआ। कहाँ पे हुआ, काशी में हुआ, ठीक। छायावाद के बृहत्रयी में यह आते हैं, ठीक है। छायावाद के चतुष्टय में भी ये आते हैं, ठीक है। और इनकी एक बहुत प्रसिद्ध परिभाषा छायावाद के संदर्भ में कि जब वेदना के आधार पर, देखिए कहीं आपको वेदना के आधार पर दिखे, वेदना के आधार पर, तो तुरंत लगाइएगा क्या, जयशंकर प्रसाद, ठीक। अब देखिए एक और अच्छी बात की जो इनका छाया कहानी है इसमें कितनी कहानी है, कभी इनको कठिन करना होगा तो ऐसे प्रश्न बनने की संभावना है, ठीक है। तो उन बातों को भी ध्यान रखा जाए, ठीक है, कि मान लीजिए कुछ थोड़ा सा कठिन कर दिए प्रश्न, ठीक। अब देखिए तो छाया में कितनी कहानियां कुल, 1912 में है लेकिन इसमें कुल है 11 कहानियां, ठीक। प्रतिध्वनि में कितनी है, प्रतिध्वनि प से प्रति, अब प से 15 याद कर लीजिए, 15 कहानियां हैं, ठीक। अब देखिए आकाशदीप में कुल कितनी कहानियां हैं, तो आकाशदीप में कुल 19 कहानियां हैं, ठीक है। अभी बात समाप्त नहीं हुई है, आदि बचा है, आदि में कुल कितनी कहानियां हैं, आदि में कुल 11 कहानियां हैं, ठीक। मतलब दो ऐसे कहानी संग्रह हैं, छाया और आदि, दोनों में 11-11 कहानियां हैं। इंद्रजाल में कुल कितनी कहानियां हैं, तो इंद्रजाल में 14 कहानियां हैं, ठीक। अभी बात समाप्त नहीं हुई है, अभी हम लोग और देखेंगे अच्छे से, ठीक है। अब देखिए एक इनकी प्रसिद्ध कहानी है गुंडा, ठीक है, इसके बारे में जान लीजिए। प्रसिद्ध है इसलिए क्योंकि ये जो गुंडा कहानी थी, ठीक है, इसमें क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शासित भारत का परिवेश, ठीक है। गुंडा कहानी में क्या वर्णन है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो जब वो शासन कर रहा था तो उस समय भारत का परिवेश कैसा था, इस कहानी में आदरणीय जयशंकर प्रसाद ये सारी बातें बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग क्या है, अगले प्रश्न में जाएंगे। देखिए 5 से 6 मिनट लगे हैं लेकिन उम्मीद करिए कि अगर प्रश्न रिपीट हुए, ठीक है, और ऐसे चर्चित कहानी पूछ लिए प्रसाद जी से तो आपके प्रश्न सही होने वाले हैं। और प्रसाद जी से और क्या पूछेंगे क्या, ठीक है, या तो कहानी पूछेंगे या तो इनके नाटक से पूछेंगे। अभी हम लोग कहानी पे काम कर रहे हैं तो कहानी ये है जो यहाँ से क्वेश्चन तो मिलने वाला है हमें। अब देखिए नगर बधुए अखबार नहीं पढ़ती किसका कहानी संग्रह है, ठीक। देखिए हायर जीडीसी में पूछा गया, मैं जीडीसी के पैटर्न को देख रहा था मित्रों, वो जीआईसी हो या फिर जीडीसी हो, ठीक है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, ठीक। तो उसमें मुझे एक चीज समझ में ये आई, ठीक है, कि ये जो है जीडीसी में मैं देखा कि जो गद्य विधा है, अगर गद्य विधा के लिए आप रामचंद्र तिवारी से अच्छे से काम करते हैं तो आपकी सफलता का जो है क्या प्रतिशत बढ़ जाता है। क्योंकि मैंने देखा कि जीआईसी हो या जीडीसी उनमें जो प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है, वो थोड़ा से चर्चित तो है ही, उसके साथ देखिए अभी नए लेकर अब मैं आपको ढेर सारे प्रश्न दिखाऊंगा। कहानी से लगभग 5-6 से प्रश्न बने थे और
सभी प्रश्न एकदम नए नए प्रश्न थे। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको गंभीरता से अध्ययन करना होगा। अब देखिए इसका उत्तर क्या होगा, क्या ज्ञान रंजन होगा? हम्म क्या नगर बधुए अखबार नहीं पढ़ती है कहानी ज्ञान रंजन का है या अखिलेश का है या अनिल यादव का है या सृंजय का है? ठीक है मित्रों, यह कहानी किसका है? अनिल यादव का है। किसका है? अनिल यादव का है। अब देखिए अनिल यादव के बारे में कुछ आइए जानते हैं हम लोग। कह रहे हैं नगर बधुए अखबार नहीं पढ़ती अनिल यादव का कहानी संग्रह है। फ्रेंड्स के इधर उधर यात्रा क्षणजीवी सपना नहीं आदि ज्ञान रंजन का एक आदमी नहीं टूटता मुक्ति सांप ग्रस्त अंधेरा आदि अखिलेश की कामरेड का कोड। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण, कामरेड का कोट एवं नंगा सृंजय की कहानियां हैं। मित्रों क्या हुआ, एक और प्रश्न हायर में आया इनसे अनिल यादव से, यात्रा वृत्त से प्रश्न पूछा कि यह भी कोई देश है महाराज, यह भी कोई देश है महाराज नामक यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? तो यहाँ भी लगा दीजिएगा अनिल यादव। ठीक, अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न है, शानदार प्रश्न होने वाला है। ठीक, हाँ अब देखिए कुछ करना नहीं है इसको, अभी मैं याद करा दे रहा हूँ, कभी भूलेंगे ही नहीं। कह रहे हैं डायरी के नीरस पृष्ठ किसकी कहानी है? ठीक है, डायरी के नीरस पृष्ठ किसकी कहानी है? ठीक, भैरव प्रसाद गुप्त का है, इलाचंद जोशी का है, विष्णु प्रभाकर का है कि गजानंद माधव मुक्तिबोध का है? मित्रों आपको पता होगा कि नीरस शब्द आया इसमें। ठीक है, नीरस का अगर हम थोड़ा सा विलोम खोजे तो हमें जोश टाइप का दिखेगा कि नहीं? ठीक है कि अरे वो आदमी बहुत नीरस है। ठीक है, दूसरा आदमी कह रहा है कि नहीं वो जोश से भरा हुआ आदमी है, उसे अपने राष्ट्र के लिए कुछ करना है, अपने देश के लिए कुछ करना है, अपने माता पिता के लिए कुछ करना है, ऐसी बात है। ठीक है, तो नीरस को आप जोश से जोड़ सकते हैं। ठीक, और देखिए अब कुछ नहीं करना है आपको, किसी विकल्प में जो शब्द दिख रहा है एक इसमें दिख रहा है, बस कुछ नहीं, आपको उत्तर मिल गया, विद्वान बनने की जरूरत नहीं है। इलाचंद जोशी। ठीक है, डायरी के नीरस पृष्ठ किसकी कहानी है? इलाचंद जोशी का है। अब देखिए डायरी के नीरस पृष्ठ इलाचंद जोशी की कहानी है। इनके द्वारा रचित अन्य कहानियां हैं धूप रेखा, दिवाली और होली, रोमांटिक छाया, आहुति, खंडहर की आत्माएं, कटीले फूल, लजीले कांटे आदि। ठीक है, अब देखिए एक थोड़ा सा आप देख लीजिए, दिवाली और होली हो सकता है पेपर में छप जाए कि दिवाली और होली नामक कहानी किसने लिखा, तो आप ध्यान दीजिएगा इलाचंद जोशी ने लिखा। ठीक, अब देखिए हम लोग अगली कहानी पे आते हैं। अब देखिए प्रेमचंद जी पे आ गया काम। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित में से एक कहानी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। मित्रों निगेटिव आ गया। ठीक है, अब हमें निगेटिव खोजना है, निगेटिव आदमी कहाँ है इसमें? ठीक, अब देखिए क्या पत्नी कहानी प्रेमचंद का नहीं है? पूस की रात, कंजाकी, कफन। ठीक, अब मित्रों देखिए दो चर्चित दे दिया। ठीक है, अब दो में लड़ाई है, हमको पता है पत्नी कहानी किसका है? जैनेन्द्र का है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? कौन सी कहानी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? तो पत्नी कहानी नहीं है। ठीक, अब देखिए आगे बात क्या कर रहे हैं। ठीक, तो देखिए कुछ ज्यादा नहीं बता रहे हैं, लेकिन जो बता रहे हैं बहुत सटीक बता रहे हैं और हमारे काम की चीजें बता रहे हैं। ठीक, पहली बात तो ये ध्यान रखिए, हमें क्या ध्यान रखना है इसमें कि पत्नी कहानी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। पत्नी कहानी के लेखक कौन है? जैनेन्द्र हैं, जैनेन्द्र हैं। जबकि पूस की रात, कफन तथा कजाकी कहानी के लेखक प्रेमचंद हैं। प्रेमचंद द्वारा रचित अन्य कहानियां हैं आत्माराम, दो बैलों की कथा, इस्तीफा, ईदगाह, गुल्ली डंडा। ठीक है, अच्छा बच्चन सिंह को हम पढ़ते हैं तो एक बातें स्पष्ट भी होती है कि प्रेमचंद जी की जीवनी के विषय में जब बच्चन सिंह बात करते हैं तो ये बताते हैं कि उनका बचपन जो है गुल्ली डंडा, ठीक है, मौलवियों को खिजाते हुए बीता। जब आप पढ़ेंगे ये चीजें मिलेंगी। तो खुल्ली डंडा नामक कहानी भी इन्होंने लिखा। ये कहानी बताने का उद्देश्य ये है कि शायद आप इससे जोड़ पाइए कि गुल्ली डंडा का भी कहानी पूछ ले। अब देखिए ठाकुर का कुआं भी इन्हीं की कहानी है। आइए अब हम बात करते हैं प्रेमचंद जी पे, क्योंकि प्रेमचंद कहानी जी के केंद्र में है। ठीक, अब देखिए पहली बात तो ये ध्यान दीजिए कि प्रेमचंद जी जो है इन पे सबसे अच्छा काम किसने किया? तो कमल किशोर गोयनका ने किया। कमल किशोर गोयनका ने प्रेमचंद जी पे बहुत अच्छा काम किया। और देखिए उन्होंने अपनी बातें स्पष्ट की, उन्होंने क्या क्या बताया उस पर बात करते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो मानसरोवर है, मानसरोवर के 8 खंडों में 8 खंडों में प्रेमचंद के लगभग कितने 300 से अधिक कहानियां आई। ठीक है, अब दे और सुनिए प्रेमचंद जी के बारे में ये जानिए
कि इनकी पहली कहानी कौन सी थी, तो इनकी पहली कहानी सौत थी। पहली कहानी कौन सी थी, सौत थी। और हिंदी में कहानी, पहली हिंदी कहानी सौत थी। और देखिए ये सरस्वती में प्रकाशित हुई, किसमें, सरस्वती में प्रकाशित हुई, ठीक है, सरस्वती में प्रकाशित हुई। प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1880 में हुआ, लमही में हुआ। इससे भी एक बार प्रश्न बना है, अभी मैं आगे प्रश्न आपको दिखाऊंगा कहानी से कि प्रेमचंद का ये प्रश्न बना है कि इनका जन्म कितनी तारीख को हुआ और किस सन में हुआ, ऐसे भी प्रश्न बने हुए हैं मित्रों। हमें पता है कि इनका मूल नाम क्या था, धनपत राय था, ठीक है। दया नारायण निगम ने इन्हें प्रेमचंद कहा, ठीक है। शरद चंद्र ने इन्हें उपन्यास सम्राट कहा, ठीक। अब देखिए अगर हम बात करें मित्रों कि इनकी जो कहानी संग्रह थे, कौन कौन से कहानी संग्रह थे, तो देखिए सप्त सरोज इनका कहानी संग्रह था, ठीक है। नवनिधि था, ठीक है। प्रेम पूर्णिमा था, प्रेम पचीसी था, प्रेम प्रसून था, प्रेम द्वादशी था, ठीक। अब देखिए हम लोग व्याख्या पढ़ लिए, अब अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। अब देखिए सलाम करने की बात कर रहे हैं, सलाम किसको करेगा आदमी, ओम भगवान को करेगा। देखिए सलाम कहानी संग्रह के लेखक कौन है, क्या मोहनदास नैमिषराय हैं, जयप्रकाश करदम है, ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, या अरविंद राही हैं। मित्रों सलाम कहानी संग्रह के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित साहित्यकार हैं, ठीक है। हमारा सही उत्तर क्या, ओम प्रकाश वाल्मीकि। मित्रों आप इतना बस ध्यान रखिए कि सलाम आदमी किसको करेगा, ओम भगवान को करेगा। हाँ, अब देखिए इनके द्वारा रचित कहानी संग्रह कौन कौन से हैं, घुसपैठिए हैं, छतरी है, अम्मा एंड अदर स्टोरीज, ठीक। जबकि मोहनदास रमेश राय द्वारा रचित कहानी संग्रह है आवाजें तथा हमारा जवाब। अब देखिए अब हम लोग आ जाएंगे किस पे, जिहाद कहानी के लेखक कौन है, ठीक है। हमसे कुछ ज्यादा नहीं पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं कि बताइए, ठीक है। जीडीसी 2021 की परीक्षा देने आए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना आपका लक्ष्य है, बताइए जिहाद कहानी के लेखक कौन है, क्या शेखर जोशी हैं, या अमरकांत है, या गोविंद मिश्र है, या ज्ञान रंजन है, ठीक है। तो देखिए जिहाद कहानी किसका है, गोविंद मिश्र का है, ठीक है। जिहाद देखिए कुछ ज्यादा ध्यान मत रखिए, देखिए जिहाद, प्रश्न सही होना चाहिए मित्रों। द को पकड़िए और लिखिए गोविंद, हम्म गोविंद, हाँ। द लास्ट में आ रहा है कि नहीं, देखिए सही करना है प्रश्न की, ये रिपीट हो तो आपसे गलत ना हो। अगर यह प्रश्न पुनः आपसे पूछा जाए तो यह प्रश्न आपका गलत ना हो, इस बात को ध्यान में रखना है, विद्वान नहीं बनना है, विद्वान फिर बन लिया जाएगा, ठीक। तो क्या जिहाद कहानी किसका हो गया, गोविंद मिश्र का हो गया, ठीक है। अब देखिए हम लोग व्याख्या पे बात करें तो कह रहे हैं कि जिहाद कहानी के लेखक गोविंद मिश्र हैं, यह कहानी मिश्र जी के प्रतिनिधि कहानियों में संकलित है। गोविंद मिश्र जी द्वारा रचित अन्य कहानियां कौन है, धांसू, ठीक है, धांसू, अपाहिज, खुद के खिलाफ, अंतःपुर, खाक इतिहास, मुझे घर ले चलो, पगला बाबा। आपसे पूछ ले पगला बाबा नामक कहानी किसका है, तो गोविंद मिश्र का है। पुनः ध्यान देंगे पगला बाबा नामक कहानी किसका है, तो गोविंद मिश्र का है, ठीक है। ये बात स्पष्ट हो गई। अब देखिए हम लोग आगे आते हैं, ठीक। हमसे पूछ रहे हैं, ठीक है, हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमसे केवल इतना पूछ रहे हैं कि जीडीसी 2021 का यह भी प्रश्न, और देखिए सब चर्चित लेख जिसपे हम लोग चर्चा किए ना अभी, देखिए 5 से 6 प्रश्न, ऐसा नहीं कि परंपरागत प्रश्न, लेकिन लेखक परंपरागत हैं, लेखक बहुत महत्वपूर्ण है, उनकी अचर्चित रचनाओं को पूछा, ठीक। अनिल यादव को छोड़ दिया जाए तो देखिए अभी हम लोगों ने इलाचंद जोशी से प्रश्न देखा, गोविंद मिश्र से प्रश्न देखा। अब देखिए प्रश्न कहाँ से, देखिए कह रहे निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन कीजिए। 420 प्रतिशत कहानी के असपाल की है, चंदन महासे राघव रांगे राघव का है, डॉक्टर कृष्णचंद्र का है, कि मंगला उपेंद्रनाथ अस्क का है। मित्रों हम ध्यान दें, देखिए अगर आपको परीक्षा में देखिए 100% का एग्जाम होता है, ठीक है, कोई भी एग्जाम 100% पे ही आप, ठीक है, उसका वैल्यू निकालते हैं। अब कहे कोई 420% आपको मिल गया, तो मतलब परीक्षा 100 पर आप 420% पा गए, मतलब आपका यश बढ़ गया, ठीक है, यश बढ़ गया आपका, ठीक। वहां से जोड़ लीजिए यशपाल। अब देखिए सही उत्तर क्या हो गया, यशपाल, ठीक। अब देखिए व्याख्या क्या कह रहे हैं,
कह रहे हैं कि 420% यशपाल युग्म सही है। 420% चंदन महाशय, डॉक्टर तथा मंगला कहानी यशपाल के धर्मयुद्ध कहानी संग्रह में संकलित है। ठीक है, अब देखिए कह रहे हैं यशपाल द्वारा रचित कहानी संग्रह पिजड़े की उड़ान, सबसे पहले यही था, पिजड़े की उड़ान 1939 में। फिर फूलों का कुर्ता, देखिए जैसे देखिए फूलों की बोली अगर पूछे तो वृंदावन लाल वर्मा, लेकिन फूलों का कुर्ता आप पहन लिए, महाराज आप फूलों का कुर्ता पहन के चले गए बियाह में, तो आपका यश बढ़ गया कि नहीं। ठीक है, अब देखिए सच बोलने की भूल, ठीक है, सच बोलने की भूल, उत्तमी की माँ, नोट करिएगा छपने वाला है, उत्तमी की माँ, उत्तमी की माँ कहानी संग्रह किसका है, या उत्तमी की माँ कहानी किसका है, तो ठीक है। अब देखिए ये असफल का है, देखिए हमें ध्यान रखना है कि यदि धर्म युद्ध में संकलित कहानियों को पूछ लिया है तो हम यह ध्यान रखें कि धर्म युद्ध कहानी किसका है, तो धर्म युद्ध कहानी यशपाल का है। यह कहानी किस वर्ष आया, तो 1950 ईस्वी में आया। ठीक है, अब यह भी ध्यान रखा जाए कि यशपाल किस युग के हैं, तो यशपाल प्रेम चंदोत्तर युग के हैं। क्या है, प्रेम चंदोत्तर युग के हैं। ठीक, अब देखिए हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं मित्रों। अब देखिए बहुत शानदार प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं, हमसे ये कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा कथाकार उत्तराखंड से संबंधित नहीं है। आ गया निगेटिव, खोजिए और उनको बाहर निकाल के अपना एक अंक सुनिश्चित करिए। देखिए क्या अमरकांत उत्तराखंड से नहीं है, शैलेश शैलेश मटियानी की, शेखर जोशी की, हिमांशु जोशी। ठीक है, वही हिमांशु जोशी जिनका प्रश्न हायर में पूछा गया कि छाया छाया मन छाया मत छूना मन किसकी रचना। ठीक है, इनसे ये प्रश्न आया है। ठीक, अब देखिए अमरकांत, आपको पता होगा कि अमरकांत का संबंध कहाँ से है। अमरकांत, ठीक है, इन्हीं हथियारों से इनको साहित्य और व्यास दोनों मिला। ध्यान दीजिएगा यह उपन्यास था, लेकिन ये देखिए यूपी के थे, और यूपी में कहा से थे, बलिया में से। तो हमारा सही उत्तर क्या हो गया, अमरकांत। ठीक है, अब आइए हम व्याख्या को देख लेते हैं मित्रों। देखिए कह रहे हैं कि जो कथाकार अमरकांत हैं, देखिए कथाकार किसको कहा जाएगा, जो उपन्यास कहानी दोनों लिखे। ठीक, उत्तराखंड से संबंधित नहीं है। ठीक है सर, ये स्पष्ट हुआ, तीनों शेष तीनों कथाकार उत्तराखंड से संबंधित हैं। ठीक है, यह भी बात स्पष्ट हुआ। अगर हम अमरकांत के जन्म के विषय में मित्रों बात करें तो एक बात यह स्पष्ट होती है कि इनका जन्म 1925 में हुआ, मृत्यु 2014 में हुआ। इनका जन्म नगरा गांव में हुआ, बलिया जिला उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु इलाहाबाद में हुई। देखिए मित्रों अगर हम बात करें निराला की, निराला भी बेचारे जन्मे महिषा दल मेदिनीपुर में, लेकिन मृत्यु कहाँ हुआ, इलाहाबाद में। मतलब देखिए साहित्यकारों का गढ़ रहा है इलाहाबाद। ठीक है, जन्म कोई कहीं लिया हो, आके यहीं भटकता था वो। ठीक है, उसे अपने जीवन के जो उपलब्धियां थी असल मायने में इलाहाबाद में ही मिली। ठीक, अब देखिए साहित्यकार अमरकांत के प्रमुख कहानी संग्रह निम्न है। ठीक है, अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण अमरकांत है, इनकी कहानी संग्रह को हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे कि जिंदगी और जोंक, कई बार परीक्षा में पूछा जिंदगी और जोंक किसकी कहानी संग्रह है, तो ये अमरकांत का है। ठीक, अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न क्या आता है, अगली व्याख्या में जब हम लोग देखते हैं कि देश के लोग इन्हीं का है, किसका है, अमरकांत का है। ठीक है, अब जिंदगी या जोंक कब था, तो 1958 में था। ठीक है, देश के लोग कब था, 1969 में था। ठीक है, 58 में था, पहले 58 में, फिर 69 में ही आया। अब देखिए फिर मौत का नगर कब है, तो मौत का नगर 1973 में है। लेकिन ये जिंदगी जो को ना ऐसे ऐसे जो है मार्कर लिए होंगे, तो ऐसे नोट कर लीजिएगा। ठीक, और रंग लीजिएगा। अब देखिए मिलन मित्र कब है, तो मिलन मित्र कब है, 1979 में है। कुहासा कब है, 1983 में है। एक धनी व्यक्ति का बयान, क्या, एक धनी व्यक्ति का बयान, सुख और दुख का साथ। अब देखिए दो दुखों का एक सुख, हारा हुआ तीसरा सुख, चील आदि कहानियों के शैलेश मटियानी है। ठीक, अब देखिए कोसी का घटवार मित्रों, यह नेट की पाठ्यक्रम में जुड़ा हुआ है। ठीक है, कोसी जोशी और शेखर जोशी का है। ठीक, डांगरी वाले हलवा आदि कहानियों की रचना की। कोसी का घटवार कहानी किसकी है, कोसी का घटवार शेखर जोशी का है। अब देखिए
अंततः रथ चक्र, जलते हुए डैनी, सागर तट के सार आदि कहानी हिमांशु जोशी का है। अंततः रथ चक्र, ठीक, जलते हुए डैने, जलते हुए डैने, और क्या, और सागर तट के सार, ये सारी कहानी हिमांशु जोशी का है। अब मित्रों देखिए, अब हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं क्या, कि निम्नलिखित में से प्रगतिवादी विचारधारा के प्रतिनिधि रचनाकार कहानीकार हैं। क्या यशपाल हैं प्रगतिवादी विचारधारा के, कि विष्णु प्रभाकर हैं, कि भुवनेश्वर हैं, कि इलाचंद जोशी हैं। मित्रों अगर हम बात करें यशपाल क्या है, यशपाल जो है सही उत्तर होगा, क्योंकि यशपाल प्रगतिवादी विचारधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। ठीक, यशपाल क्या है, प्रगतिवादी विचारधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। ठीक, अब देखिए यशपाल के बारे में यदि हम बात करें तो इनकी प्रमुख कहानी संग्रह कौन है, पिजड़े की उन्नत 1939 में, ठीक है, ज्ञान दान 1943 में, अभिशप्त भी 1943 में, तर्क का तूफान भी 1944 में, भस्मावित चिंगारी भी कब है 1946 में, वो दुनिया 1948 में, फूलों का कुर्ता पहनेंगे तो यश बढ़ ही जाएगा 1949 में, ठीक है, धर्म युद्ध भी नहीं का है, उत्तराधिकारी उत्तमी की माँ, इसको नोट करिएगा, बहुत महत्वपूर्ण हमारे नौकरी वाली परीक्षा के लिए, कि उत्तमी की माँ कहानी संग्रह किसका है, तो यह भी जो है आदरणीय यशपाल जी का है। चित्र का शीर्षक सच बोलने की भूल, खच्चर और आदमी, खच्चर और आदमी, भूख के 3 दिन, ये जो है 1968 में था, भूख के 3 दिन। अब देखिए, देखिए अब अगर आपसे पूछ ले कि आदि और अंत कहानी किसका है, तो विष्णु प्रभाकर का है। ठीक है, अब प्रारंभ और समापन उपन्यास पूछ ले तो धर्मवीर भारती लगाइएगा। ठीक, देखिए ऐसे चीजों को जोड़ते हुए चलिए, कह रहे हैं कि जिंदगी के थपेड़े, धरती अब भी घूम रही है। ठीक है, ये कई बार परीक्षा में पूछा है कि धरती अब भी घूम रही है किसका कहानी, तो विष्णु प्रभाकर जी का है। ठीक, अब देखिए अभी बात समाप्त नहीं हुई, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अब देखिए धूप रेखा, अभी हम लोगों ने इसको पढ़ा था, दिवाली और होली, रोमांटिक छाया, आहुति, खंडहर की आत्माएं इत्यादि इलाचन जोशी द्वारा रचित कहानियां हैं। भेड़िए, डाक मुंशी, भविष्य के गर्भ में, लड़ाई, सूर्य पूजा आदि भुवनेश्वर द्वारा रचित है कहानियां हैं। देखिए लड़ाई एक नाटक भी है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। लेकिन आपसे लड़ाई कहानी पूछ ले तो आप भुवनेश्वर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, भुवनेश्वर। अब देखिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ठीक है, अब देखिए आ गया कहानी आंदोलन से प्रश्न, इससे एक प्रश्न तो रहेगा, या तो वो सन पूछ लेगा, या तो प्रवर्तक पूछ लेगा, ठीक है, कौन कौन से लोग सम्मिलित थे, या तो इसे चारों देके मिलाने को दे देगा, ठीक, या तो पत्रिकाओं का संबंध पूछ लेगा। देखिए ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, और इसको तो आज ही तैयार करके चलेंगे कि फिर परीक्षा के लिए हमें पढ़ाना ना पड़े। हमसे पूछ रहे हैं कि समानांतर, समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है, हमसे बता दीजिए कि समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है। क्या धर्मवीर भारती हैं, क्या राजेंद्र यादव हैं, क्या मोहन राकेश हैं, क्या कमलेश्वर हैं। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, कमलेश्वर। देखिए अब ये ध्यान दीजिए, ठीक है, विद्वान नहीं बना, बात सुनिए पहले ध्यान से। कह रहा है समानांतर कहानी आंदोलन, ठीक है, आप कमल का फूल लीजिए। अब कमल का फूल आप मान लीजिए चित्र बनाने के लिए आपको दे दिया गया, तो क्या आप ये समान अंतर पे ऐसी चीजें नहीं कर रहे हैं, क्या ऐसा नहीं कर रहे एक पंखुड़ी ऐसे बना दिए, फिर एक छोटा सा बना दिए, फिर ऐसे ऐसे मतलब बेकार कर दिए, नहीं, आपने क्या किया, समान अंतर पर चीजों को रखा, कमल के फूल पर समान अंतर पर चीजों को रखा। अब कमल का फूल आपको आ गया, किसका काव्य है, तो ध्यान दीजिएगा भवानी प्रसाद मिश्र का है। देखिए हमें अगर हमारे दिमाग में कोई भी शब्द आ रहे हैं और हमें वो चीजें ये याद दिला रही है कि इससे कोई रचना तो नहीं है, कोई रचना तो नहीं है, तो समझिए मित्रों आप गंभीर हैं, आप तैयारी में लगे हुए हैं और आपकी सफलता सुनिश्चित है। अब देखिए आगे, आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि समानांतर कहानी किसका होता है, समानांतर पे क्या होता है, कमल होता है, कमलेश्वर। ठीक, देखिए इसकी पूरी एक लिस्ट है, उसको अभी हम लोग कंफर्म करेंगे, पहले व्याख्या को देख लें। कह रहे हैं समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कमलेश्वर हैं। समानांतर कहानी आंदोलन में आम आदमी को प्रतिष्ठित करने पर बल दिया गया। समानांतर कहानी आंदोलन का सूत्रपात सारिका पत्रिका के माध्यम से हुई, ये पत्रिका बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए समानांतर, स से समानांतर, सारिका
और समानांतर क्या होता है, कमल का फूल होता है, कमलेश्वर। ठीक, कमलेश्वर ने राजा निर्वंशिया, नोट करिएगा, नेट में लगा हुआ, बहुत महत्वपूर्ण, कस्बे का आदमी, मांस का दरिया, कहानियां लिखी। ध्यान दीजिए फिर से कौन कौन सी कहानियां लिखी, तो कमलेश्वर ने कौन कौन सी कहानियां लिखी। सबसे पहले ये कहानी ध्यान दीजिए, क्या, राजा निर्वंशिया, हमसे पूछ ले कोई, ठीक है, राजा निर्वंशिया कहानी किसका है, तो कमलेश्वर का है। आपसे कोई पूछ ले इसका सन क्या है, तो आप सीधे बताइएगा 1957 में है। आपसे पूछ ले कस्बे का आदमी किसकी कहानी है, तो किसका है, कमलेश्वर का है, कब है, 1958 में है। आपसे कोई पूछ ले कि मांस का दरिया कहानी किसकी है, तो मांस के दरिया कहानी किसका है, कमलेश्वर का है। यदि आपसे कोई पूछ ले खोई हुई दिशाएं किसकी कहानी है, तो आपको बताना होगा कि कमलेश्वर का है। यदि आपसे कोई पूछ ले कि बयान और आजादी मुबारक नामक कहानी किसने लिखी, क्या, बयान और आजादी नामक कहानी, आजादी मुबारक नामक कहानी किसने लिखी, तो आपको बताना होगा कि कमलेश्वर ने लिखी। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं, आगे बहुत शानदार बता रहे हैं, क्या, कि धर्मवीर भारती एक प्रमुख समकालीन कहानीकार हैं। क्या है, प्रमुख समकालीन कहानीकार हैं। इन्होंने मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, ठीक है, बंद गली का आखिरी मकान, ये कई बार परीक्षाओं में आया, महत्वपूर्ण कहानियां लिखी हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या, धर्मवीर भारती ने कौन कौन सी कहानियां लिखी, धर्मवीर भारती ने मुर्दों का गांव कहानियां लिखी, धर्मवीर भारती ने स्वर्ग और पृथ्वी नामक कहानी लिखी, धर्मवीर भारती ने चांद और टूटे हुए लोग कहानियां लिखी, धर्मवीर भारती ने बंद गली का आखिरी मकान नामक कहानी लिखी। मित्रों, हम लोगों ने चर्चा किया था कि विभिन्न कहानी आंदोलन से ढेर सारे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इस बात की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए हम लोग अभी जो है, जो विभिन्न आंदोलन है और उनमें कौन कौन से लोग शामिल थे, इसको हम लोग अभी पढ़ लेते हैं। ठीक, अब देखिए, अब देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले कौन सा आंदोलन है, नई कहानी आंदोलन। ठीक है, नई कहानी आंदोलन। नई कहानी आंदोलन जो है, ठीक है, उसका कहीं सन देखिए 54 मिलता है, कहीं 56 मिलता है। ठीक है, हम लोग 56 ही ध्यान रखें। ठीक है, नई कहानी आंदोलन का 54 ध्यान रखते हैं। ठीक है, 54 कौन लोग थे, तो नई कहानी आंदोलन, ठीक है, नई कहानी आंदोलन कुल 3 लोग थे। ठीक है, 3 लेखक त्रयी की संज्ञा दी गई इनको, और उनमें कौन लोग थे, ठीक है, तो इसका मैं बनाया था कि रामोक। ठीक है, रामोक। देखिए, हो सकता है आप दबाव में हो, परीक्षा में दबाव में समझ ही नहीं आ रहा है, नई कहानी आंदोलन में किसको पढ़ा था, क्या कमलेश्वर को पढ़ा था, क्या मोहन राकेश को पढ़ा था, क्या राजेंद्र यादव को पढ़ा था। क्योंकि देखिए कमलेश्वर कंफ्यूज कर देंगे, क्योंकि कमलेश्वर समानांतर कहानी आंदोलन से भी जुड़ते हैं, कमलेश्वर नई कहानी आंदोलन से भी जुड़ते हैं, तो इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देखिए नई कहानी आंदोलन अगर पूछे तो रामोक ध्यान रखिएगा, रामोक, रामोक। ठीक, रामोक कब थे, माने राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर, ये 1954 में। अब ध्यान दीजिए 6 जोड़ लीजिए, उसके बाद 4 जोड़ना है आपको। 6 जोड़िए, 1960 में क्या था, हाँ, 60 में था आ कहानी। आ कहानी, आ कहानी, आओ कहानी। ठीक है, गंगा जी से कह रहे हैं आप आ कहानी, आओ गंगा जी, आ कहानी। आ कहानी गंगा प्रसाद विमल का है। ध्यान दीजिए, आ कहानी आंदोलन किसका है, गंगा प्रसाद विमल का, किस सन में, 1960 में। अब देखिए आपको सीधे 4 जोड़ना है, कितना जोड़ना है, 4। तो 1964 में क्या है, तो 1964 में क्या है, सचेतन, 64 सचेतन, असचेतन कौन है, महीप सिंह है, कौन है, महीप सिंह है। अगर आपसे पत्रिका पूछ ले तो आधार पत्रिका थी, आधार पत्रिका थी। ठीक, अब देखिए 1968 आ गया, 68 में क्या है, सहज है, सहज कौन है, तो अमृत राय है, कौन है, अमृत राय है। ठीक, अब देखिए सहज कौन है, 1968 में कौन सा कहानी आंदोलन है, तो सहज आया। ध्यान दीजिए 1968 में क्या आया, सहज कहानी आंदोलन, कौन थे, अमृत राय थे। अब देखिए अभी बात समाप्त नहीं है, 1972 में समानांतर कहानी आंदोलन। देखिए 72 समानांतर, 72 समानांतर, और समानांतर पे कौन आएगा, कमल रहेंगे, कमलेश्वर। ठीक, अब देखिए ये क्या है, समानांतर कहानी आंदोलन, सारिका पत्रिका ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, आप अपने बच्चे का नाम भूल जाइएगा, लेकिन सारिका नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्या है, सारिका नाम जो है समानांतर कहानी आंदोलन में योगदान देने वाली पत्रिका थी। ठीक है, अब देखिए अभी बात समाप्त नहीं है, सक्रिय कौन है, राकेश भाव बहुत सक्रिय हैं।
इस चुनाव में राकेश बाबू बहुत सक्रिय हैं। तो राकेश जी सक्रिय हैं, सक्रिय कहानी आंदोलन 1979 में। ठीक है। जनवादी कहानी आंदोलन में कौन कौन लिखते हैं? 1982 में जनवादी लेखक संघ पूरा जनवादी कहानी आंदोलन में था। तो इस प्रकार हम लोगों ने जो है प्रमुख काव्य आंदोलन जो कहानी आंदोलन हुए उनको पढ़ा। और मित्रों यहाँ से प्रश्न ढेर सारे बनते हैं कहानी आंदोलन से, इसलिए मैं इस सब बातों पे जोर दिया। आप इसको रिपीट करके पुनः देख सकते हैं। ठीक। अब देखिए अगला प्रश्न हमारे सामने, देखिए वही सारी बातें जो हम लोगों ने चर्चा कर लिया पहले ही, वही सारी बातें यहाँ पे यह भी बता रहे हैं। क्या क्या? देखिए देखिए नई कहानी आंदोलन का 2 सन मिलता है, कहीं 1956 मिलता है, कहीं 1954 मिलता है। ठीक। इसमें देखिए वही रामोक, ठीक है, रामोक। हाँ। अब देखिए आ कहानी आओ गंगा जी 60 में, सचेतन सचेतन 64, महीप सिंह कौन सी पत्रिका? आधार पत्रिका। ठीक है। अमृत राय सहज कहानी, सहज कौन है? अमृत राय। और किस पत्रिका में? नई कहानियां पत्रिका में। अरे वाह वाह। समानांतर 72, समानांतर पे क्या है? कमल जी है। कौन सी पत्रिका? सारिका। ठीक है, सारिका। अब देखिए अगला प्रश्न हमारे सामने शानदार प्रश्न होने वाला है ये, कि हमसे पूछ रहे हैं। ठीक है। अब देखिए अब महिला में, ठीक है, महिला लेखों से प्रश्न आने लगे। ठीक। अब देखिए क्या पूछ रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि बताइए नायक खलनायक विदूषक किसका कहानी संग्रह है? क्या राजेंद्र यादव का है, मनु भंडारी का है, ममता कालिया का, मैत्री पुष्पा का है? मित्रों अगर इस प्रश्न में सुरेंद्र वर्मा ऑप्शन में आ जाते ना, सुरेंद्र वर्मा, तो ये प्रश्न ना 1 लाख रुपए का हो जाता। ये प्रश्न 1 लाख रुपए का हो जाता, क्योंकि इस प्रश्न को फिर सही करने की संभावना बहुत कम हो जाती, लोग परेशान हो जाते हैं। कैसे? देखिए अगर हम बात करें नायक खलनायक विदूषक कहानी संग्रह पूछे तो मन्नू भंडारी। ठीक है, पुनः ध्यान दीजिए, हमसे कहानी संग्रह पूछे तो मन्नू भंडारी, लेकिन हमसे अगर पूछ ले कि यह नाटक किसका है, तो ये सुरेंद्र वर्मा का बहुत चर्चित नाटक है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं नायक खलनायक विदूषक मन्नू भंडारी की कहानी संग्रह है। चलिए ठीक है मान लिए। कह रहे मन्नू भंडारी के प्रमुख कहानी संग्रह कौन है? मैं हार गई। मैं हार गई मित्रों 1957 में, यही सच है। मैं हार गई मित्रों, यही सच है। एक प्लेट सैलाब, 3 निगाहों की एक तस्वीर, त्रिशंकु। ठीक है। अगर निबंध पूछे तो किस पे लगाएंगे? अज्ञे लगाएंगे। लेकिन अगर कहानी पूछे तो त्रिशंकु कहानी किसकी है? हाँ, मन्नू भंडारी की कहानी है। अब देखिए व्याख्या में क्या बता रहे हैं, देखिए व्याख्या में बहुत शानदार बता रहे हैं कि नायक खलनायक विदूषक नाम से सुरेंद्र वर्मा की एक चर्चित नाट्य कृति भी है, जिसमें उन्होंने दुष्यंत और शकुंतला का चित्रण किया है। ठीक है। और इसी दुष्यंत और शकुंतला का चित्रण कालिदास ने अभियान शाकुंतलम में किया है, और जिसमें कुल 7 अंक हैं, कुल 24 छंद। टीजीटी 21 में प्रश्न पूछा कि अभियान शाकुंतलम में कितने छंद हैं, तो कुल 24 छंद हैं। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अगर पात्र से पूछ ले तो दुष्यंत, शकुंतला, ये सारी बात मैं कालिदास के अभियान शाकुंतलम नाटक की बात कर रहा हूँ। अनुसुईया, ठीक है, गंभीर पात्र थी। ठीक। मरीच ऋषि, कण्व ऋषि, दुर्वासा ऋषि, ये लोग जो है ऋषि थे उसमें। ठीक। अब ध्यान दीजिए, क्या हाँ राजेंद्र यादव ने देवताओं की मूर्तियां, खेल खिलौने, जहां लक्ष्मी कैद है, कई बार प्रश्न बना। अभिमन्यु की आत्महत्या, छोटे छोटे ताजमहल कहानी, किनारे से किनारे तक महत्वपूर्ण कहानियां लिखी। ठीक। ममता कालिया की कहानी कई बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है, अभी आगे भी हम लोग को मिलने वाली है। ममता कालिया ने छुटकारा, सीट नंबर 6, एक अदद औरत जैसी प्रसिद्ध कहानियां लिखी। चलिए ठीक है, हमसे पूछ ले कभी परीक्षा में कि सीट नंबर 6 पर, ठीक है, कौन सी लड़की बैठी है, तो ममता नाम की लड़की हमेशा सीट नंबर 6 पे बैठती है। अर्थात यह हुआ कि ममता कालिया की कहानी कौन सी है? सीट नंबर 6 है। एक आदत औरत, ठीक है, जांच अभी जारी है, उसका यौवन, ये सब इन्हीं की कहानियां थी। ठीक। अब देखिए मैत्री पुष्पा ने चिन्हार, ललमनिया को मास दिए, नोट करिएगा, बहुत महत्वपूर्ण। मैत्री पुष्पा की यदि उपन्यास हो, मैत्री पुष्पा की अगर कहानी संग्रह पूछा जाए, मैत्री पुष्पा का यदि आत्मकथा आपसे पूछा जाए, तो आप ये मान के चलिए कि आप परीक्षा
परीक्षा के लिए एक प्रश्न को एकदम अच्छे से तैयार कर रहे हैं। देखिए, ध्यान दीजिए प्रश्नों पर। अगर आपसे कोई पूछ ले क्या कि मैत्री पुष्पा ने कौन-कौन सी कहानियाँ लिखी? तो आपको क्या बताना है? शांत मन से बता दीजिएगा उसको कि चिन्हार, क्या चिन्हार, ललमनिया, ललमनिया, गोमा हस्ती है, गोमा हस्ती है, चिन्हार, ललमनिया, गोमा हस्ती है नामक कहानी किसका है? तो मैत्री पुष्पा का है। मित्रों, अब देखिए हम लोग अगली बात पे ध्यान देते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने शानदार प्रश्न होने वाला है कि उसने कहा था कहानी के रचनाकार हैं, ठीक है। इस पे हम लोग अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये नेट में भी लगा हुआ है, उसने कहा था कहानी। देखिए इनके विषय में ये प्रचलित है ना, इन लेखक के विषय में कि मात्र 3 कहानियों को लेकर हिंदी साहित्य में अमर होने वाले व्यक्ति। जिस प्रकार सरदार पूर्ण सिंह मात्र 6 निबंध को लेकर हिंदी साहित्य के निबंध परंपरा में अमर होने वाले व्यक्ति थे, उसी तरह हिंदी कहानी में मात्र 3 कहानियां लिखकर हिंदी साहित्य में अमर होने वाले व्यक्ति चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है, उसने कहा था नामक कहानी उन्हीं की थी। तो हमारा सही उत्तर क्या हो गया? उसने कहा था। लेकिन हम चारों विकल्पों को पढ़ेंगे, तो क्या प्रेमचंद ने कहा, या प्रेमचंद की यह कहानी थी, या सुदर्शन की कहानी थी, या चंद्रधर शर्मा गुलेरी की थी, कि विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की थी? तो हमें सही उत्तर क्या मिल गया मित्रों? हमें सही उत्तर ये मिल गया कि सर उसने कहा था नामक कहानी किसकी है? चंद्रधर्मशत गुलेरी की है। तो आइए हम लोग कुछ बात कर देते हैं उसने कहा कहानी पर। देखिए देखिए इसमें जो है लहना सिंह नामक एक पात्र है। इसी को आधार बनाकर चंद्र शर्मा गुलेरी क्या करते हैं? प्रेम, कर्तव्य तथा आत्म बलिदान के पारस्परिक संबंधों का मर्मस्पर्शी चित्रण करते हैं कि भाई साहब प्रेम भी बहुत कुछ होता है, भाई साहब देश के लिए बलिदान भी बहुत कुछ होता है। एक पात्र को आधार बनाया और इन सब बातों को स्पष्ट किया, ठीक। एक प्रश्न और बनता है कि कौन सी कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई? ध्यान दीजिएगा, कौन सी कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई? तो हमेशा ध्यान रखिएगा कौन सी कहानी उसने कहा था, ठीक। यदि आप ध्यान दें तो प्रथम विश्व युद्ध का समय क्या 1914 से है, ठीक है, और ये 1915 में लिखी गई। तो यह भी ध्यान दीजिए। आपसे अगर पूछ ले कि हिंदी की कौन सी कहानी फ्लैशबैक या पूर्व द्वितीय शैली का यूज हुआ, अगर उपन्यास पूछता है तो शेखर एक जीवनी, अगर कहानी पूछ रहा है तो उसने कहा था, लगा दीजिएगा क्या? फ्लैश बैक पद्धति। फ्लैश बैक जिसे पूर्व दीप्ति भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए ये भी प्रश्न बनता है, ये कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? कई बार प्रश्न बना इसे, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई, ठीक। अब देखिए यह भी प्रश्न बनता है कि क्या इस कहानी पर कोई फिल्म बना? क्योंकि कहानियों पर, जैसे रेणु के कहानियों पर देखे तो उस पे फिल्म बना, ठीक। तो ऐसे क्या इन पे भी बना? तो हाँ 1960 में इन पे फिल्म बना, ठीक। रामचंद्र शुक्ल जो है उसने कहा था कि प्रशंसा करते हैं, तो मित्रों हमारे लिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि घटनाएं इसकी ऐसी हैं जैसे बराबर हुआ करती हैं। क्या लिखा? कि घटनाएं इसकी ऐसी हैं जैसे बराबर हुआ करती हैं। कभी आपसे प्रश्न पूछ ले कि घटनाएं इसकी ऐसी हैं जैसे बराबर हुआ करती हैं, रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन किस लेखक के संदर्भ की ओर संकेत किया है, या किस लेखक के संदर्भ में लिखा है, ठीक। अब देखिए इसकी व्याख्या को हम देखते हैं, शानदार एकदम व्याख्या होने वाला है। देखिए कुछ ध्यान नहीं देना हमको, बस क्या ध्यान देना है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है उसने कहा था, और 2 कहानी और है उस पर भी बात करेंगे, ठीक। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई, हम लोगों ने पढ़ा। कुल 3 कहानियों की रचना की डॉक्टर गोपाल राय ने, इनका काल क्रम निम्न बताया है। देखिए कहीं इसका क्रम मिलता नहीं है, लेकिन गोपाल राय ने जो है निबंध और उपन्यास के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। कहानी, उपन्यास और निबंध तीनों के क्षेत्र में। अब देखिए सुखमय जीवन 1911, ठीक है। भारत मित्र पत्रिका, हम कभी प्रश्न बना ले, उनको कठिन करना होगा तो पूछ सकते हैं, ठीक। बुद्धू का कांटा 1914, उसने कहा था कहानी किसका है? हाँ किसका है? उसने कहा था कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी का है। देखिए वो सारी बातें जो हम लोग कर चुके हैं वो पुनः आ रही हैं, रिवीजन हो रहा है हम लोग का। उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम संवेदना की कहानी है, ठीक है। उसने कहा था फ्लैशबैक पद्धति पर लिखी गई कहानी, लिखी हिंदी की प्रथम कहानी है। प्रेमचंद ने क्या लिखा?
नमक का दरोगा लिखा, शतरंज के खिलाड़ी लिखा, पूस की रात लिखा, ईदगाह जैसी कहानियों की रचना की। आपसे पूछ ले, ठीक है, आप परीक्षा देने में आपसे पूछ ले कि नमक का दरोगा नामक कहानी किसकी है, तो नमक की दरोगा कहानी किसका है, प्रेमचंद जी का है। कब आया, यह भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, तो 1913 ईस्वी में आया। ठीक है, हमसे कभी पूछ ले कि शतरंज के खिलाड़ी नामक कहानी किसका है, ठीक, तो शतरंज के खिलाड़ी 1925 में किसका था, प्रेमचंद का था। क्या इस नाम से और किसी ने कहानी लिखा, आप कमेंट करके बता सकते हैं। पूस की रात कहानी किसका है, तो पूस की रात कहानी हमसे पूछ ले तो यह भी किसका है, यह भी जो है प्रेमचंद जी का है। देखिए अब महत्वपूर्ण ईदगाह कहानी हमसे पूछ ले, ठीक है, ईदगाह कहानी तो यह भी इन्हीं का है, ठीक, चांद पत्रिका में प्रकाशित हुआ। कफन जैसी कहानियां प्रचलित हैं। अब देखिए कह रहा है प्रेमचंद द्वारा लिखित प्रथम कहानी कौन है, सौत है, जो 1915 में प्रकाशित हुई। किसमें प्रकाशित हुई, सरस्वती। और देखिए सौत इसलिए महत्वपूर्ण है ना क्योंकि कमल किशोर गोयनका ने ये सारी बातें बताई हैं। तो कभी भी परीक्षा में ये प्रश्न बन सकता है कि प्रेमचंद जी का सौत कहानी, ठीक है, किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, तो सरस्वती में हुई। कब प्रकाशित हुई, तो 1915 में प्रकाशित हुई। अब ध्यान दीजिए, हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं, ठीक। अब देखिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की कहानी है रक्षाबंधन, जो टीजीटी 21 में प्रश्न पूछा और उसमें ये कह दिया ना, उसमें विकल्प बदल दिया, उसमें लिख दिया ना कि रक्षाबंधन नाम से, देखिए नाटक लिखते हैं कौन, हरिकृष्ण प्रेमी, और वहां लिख दिया कि रक्षाबंधन नामक नाटक विशंबर नाथ शर्मा कौशिक का, और वो कथन गलत करवा दिए, ठीक। ऐसे ध्यान देखिए, अगर देखिए क से कहानी, क से कौशिक, कहानी पूछे रक्षाबंधन तो कौशिक, ठीक है, रक्षाबंधन नाटक पूछे तो हरिकृष्ण प्रेमी। अब देखिए इनके और कौन सी कहानी, गल्प मंदिर, चित्रशाला, कल्लोल जैसी कहानियां रचित हैं, ठीक है। अब देखिए सुदर्शन ने सुप्रभात, क्या सुप्रभात, परिवर्तन, झरोखे, नगीने जैसी अनेक महत्वपूर्ण कहानियां लिखी, ठीक। अब देखिए हमारे सामने प्रश्न, शानदार प्रश्न आया कि किस कथाकार को पहाड़ का प्रेमचंद कहा जाता है। मित्रों प्रश्न का डिमांड ये है कि 4 लेखक हम बता रहे हैं, बताइए कि कौन सा व्यक्ति पहाड़ का प्रेमचंद माने उत्तराखंड पे रहने वाला है और प्रेमचंद की तरह लिखता है। क्या विद्यासागर नौटियाल है, लग तो रहा है, शेखर जोशी है, कि पंकज बिष्ट है, कि बटरोही है, तो विद्यासागर नौटियाल है जिनको पहाड़ का प्रेमचंद कहा जाता है। देखिए इनकी कहानी संग्रह कौन है, टिहरी की कहानी है, सच्ची डोर, उमर कैद, फट जा पंचधार, भैंस का कटिया, माटी जाए जानवरा, घास, सोना, मुलजिम, सन्नीपात, ठीक। अब देखिए इनकी कहानी बस ये ध्यान रखिए, 1957 कोसी का बंटवारा, और कुछ याद चाहे रहे चाहे ना रहे, शेखर जोशी का। कोसी जोशी, साखर के साथ के लोग, हलवाहा, नौरंगी, बीमार है, मेरा पहाड़। मेरा पहाड़ कहानी किसकी, ये परीक्षा में आ चुका है, एक पेड़ की याद, प्रतिनिधि, ठीक। जैसे आप शिखर पे गए, पहाड़ के शिखर पर, मतलब उसके ऊपर खड़े हुए कह रहे हैं मेरा पहाड़, शेखर जोशी का है। शेखर जोशी ने अपने लेख गलता लोहा में किस सामाजिक मुद्दे का वर्णन किया है, क्या अंधविश्वास का, जाति विभाजन का, शैक्षिक पिछड़ापन का, या बेरोजगारी का, तो किसका, जाति विभाजन का होगा। देखते हैं कि उत्तर क्या है, ठीक है, सही उत्तर हमें मिल गया कि शेखर जोशी की कहानी था क्या, गलता लोहा। अपने लिए गलता लोहा में जाति विभाजन के सामाजिक मुद्दों का वर्णन किया है। शेखर जोशी का जन्म कब हुआ, 1932 में हुआ, कहाँ हुआ, अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ, ठीक। कोसी का घटवार इनकी कहानी है, जहां देखिए कोसी का घटवार, तो सीधे लगाइए 57, कोसी जोशी, ठीक। 7 के लोग, दाजीव, हलवा, नौरंगी, बीमार है, शेखर जोशी की कहानियां हैं। एक कहानी और जोड़ी, मेरा पहाड़। इनकी नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती हैं। जो इनकी कहानियां है वो क्या है, जो नई कहानी आंदोलन है, ठीक है। नई कहानी आंदोलन में 3 लोग जुड़े थे। अब गंभीर होंगे तो हमें कमेंट करके बता देंगे। अब देखिए निम्न में से कौन सी कहानियां, निम्न में से जैनेन्द्र कुमार की कहानी नहीं है, ठीक। हमसे प्रश्न ये पूछ रहे हैं, ठीक है, कौन सी कहानी क्या है जैनेन्द्र की नहीं है, ठीक। अब देखिए क्या खेल कहानी है, क्या पाजीब है, ठीक है, नीलम देश की राजकन्या, रात्रि की महक, ठीक है। ये होगा आदिम रात्रि की महक, किसका है, रेणु का है, तो ये कहानी नहीं हुआ, हमें सही उत्तर मिल गया, आदिम रात्रि की महक रेणु की कहानी है। अब ध्यान दें, हम लोग पढ़ते हैं एकदम ध्यान से, कह रहे हैं कि रात्रि की महक
ठीक है, जैनेन्द्र कुमार की कहानी नहीं है, यह फरीसोनाथ रेणु की कहानी है। जैनेन्द्र का जन्म 1905 में हुआ। ठीक है, इनका मूल नाम आनंदी लाल था। ठीक, अब कभी हमसे प्रश्न पूछ ले कि जैनेन्द्र का असली नाम क्या था। ठीक है, हमको पता है कि जैनेन्द्र जो है मनोविश्लेषणवादी लेखक थे। ठीक है, अगर इनके उपन्यासों की बात करें तो इतिहासकारों ने इन्हें मनोविश्लेषण उपन्यासकारी के मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार की श्रेणी में बांटा हुआ है। ठीक है, और डॉक्टर लक्ष्मी नारायण के विषय में लिखते हैं कि जैनेन्द्र मानव जीवन दर्शन के सबसे बड़े कहानीकार हैं। क्या लिखते हैं कि जो जैनेन्द्र हैं, अगर उनकी बात करें मानव जीवन का सबसे बड़ा कहानीकार कोई है तो जैनेन्द्र है। ठीक है, आज का हमारी ये अंतिम प्रश्न होने वाला है। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि जैनेन्द्र की कहानियों के माध्यम से पहली बार हिंदी साहित्य में व्यक्ति को महत्व मिला है। ठीक है, पहले व्यक्ति को महत्व नहीं मिलता था, लेकिन हिंदी साहित्य में व्यक्ति को महत्व मिला है। कह रहे हैं जैनेन्द्र की प्रथम कहानी खेल 1928 ईस्वी विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुई, किंतु जैनेन्द्र ने को फोटोग्राफी को अपनी प्रथम कहानी माना है। ठीक, देखिए प्रथम कहानी अगर इतिहासकार माने तो खेल को मानते हैं, जो विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुआ। और देखिए खेल जो है विशाल भारत में ही ज्यादा चलता है, क्रिकेट खेल या कोई खेल, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। लेकिन जैनेन्द्र टिप्पणी करते हैं कि नहीं भैया, मेरी कहानी कौन थी, मेरी कहानी थी कौन, फोटोग्राफी पहली कहानी थी। ठीक, अब देखिए अगर हम बात करें जैन जी के कौन कौन से कहानी संग्रह है, तो जैनिन जी के हैं फांसी, ठीक है 1929 में, वातायन 1931 में, दो चिड़िया 1934 में, एक रात्र, नीलम देश की राजकन्या, ध्रुव यात्रा, पाजेब, जयसंधि स्पर्धा, पत्नी, ये पूछा हुआ है। ठीक है, विकल्प में कई बार रखा है, एक कैदी, गदर के बाद, बाहुबली। देखिए गदर कहानी कहे तो रांगे राव, और गदर के बाद कहे तो जैनेन्द्र, लाल सरोवर, अपना अपना भाग्य, ये बहुत महत्वपूर्ण है, अपना अपना भाग्य। अब देखिए आ गए हम किस पे, हम आ गए रेणु जी की कौन कौन सी कहानी है, इस इनको तो नोट कर लिए, ये दोनों लोग बहुत महत्वपूर्ण है कहानी के केंद्र में। देखिए ठुमरी कहानी 1959, अगर हम बात करें ठुमरी में ही मित्रों, ये तीसरी कसम मारे गए गुलफाम और लाल पान की बेगम इसी में संकलित है 1959 में, आदिम रात की महक 1967 में, अग्निखोर 1973 में, एक श्रावणी दोपहर की धूप, अच्छे आदमी 1986 में, लाल पान की बेगम। ठीक है, दिल फिगार और दिल फरेब वाले, पंचलाइट कहानी किसका है, कई बार परीक्षाओं में आया, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, ये कहानी किसका है, कई बार परीक्षाओं में आया, नेट की पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है। मित्रों उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कुल 2 महीने में मैं पूरे यूथ को समाप्त करने वाला हूँ। और अब तक आप जैसे प्रश्नों को पढ़ते आए हैं, ठीक है, पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा, इन सब परंपरा चीजें, ठीक है, जो व्यूज के लिए काम करते हैं, उस पे काम नहीं, हमारा पूरा फोकस होगा कि आपको कैसे इस चैनल के माध्यम से फायदा मिले। हम जो है दूरगामी सोच के, कि हमें जो है ये नहीं कि व्यूज चाहिए कि बस 1 घंटे में पूरा खत्म कर दिए और व्यूज ढेर सारे आ गए। मुझे पता है कि जो गंभीर विद्यार्थी हैं मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि हमें प्रश्नों की गहराई में जाना होगा, हमें अपनी पढ़ाई को बहुत आराम से करना होगा। धन्यवाद, जय गुरुदेव।